हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्लास 8 की पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। और आज का जो चैप्टर है वह है संविधान। तो चैप्टर का नाम क्या है? संविधान। तो देखिए, एनसीईआरटी में किसी चैप्टर को किस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी का अध्ययन करता है तो उसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं और परीक्षाओं में भी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी का आप अध्ययन जरूर करें। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी में जो भी पार्ट दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है, अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा है। और जो भी एनसीईआरटी के मेन फैक्ट हैं उन सबको मिलाते हुए इसका अध्ययन करेंगे। और थोड़े से ही समय में कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी का आराम से पॉलिटी वाले पार्ट का अध्ययन कर सकता है। तो क्लास 8 का जो चैप्टर है उसका नाम है संविधान। इसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है। देखिए, एनसीईआरटी में जो 6 क्लास से ही शुरू हुआ है और 12th क्लास तक सारा कुछ टॉपिक वाइज चलता है। तो जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस परीक्षा हो, चाहे वो प्री परीक्षा हो, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सीटेट है, टीचर एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के लिए सारा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं पॉइंटों को क्लियर करते चलेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो देखिए, भारत, अंग्रेजों ने चुनौती दी थी कि भाई भारतीय लोग कुछ नहीं कर सकते स्वयं के लिए, वह स्वतंत्रता क्या सहन कर पाएंगे, स्वराज मांग रहे हैं। तो भारतीय लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग को पहली बार अपनी नीति में शामिल किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में। इसके तहत उसके बाद दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान क्या हुआ? तैयार हुआ। तो लगभग 3 साल का जो समय लगा, वैसे 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन का इसमें समय लगा। तो इतने समय में हमारा संविधान बनके क्या हुआ? तैयार हुआ। देखिए, एनसीईआरटी में बताया गया है कि किसी भी देश के संविधान के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश का संचालन किस तरीके से करना चाहते हैं, तो उस संचालन करने की दिशा प्रदान करने का कार्य करता है संविधान। और क्या काम करता है? देखिए, पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य संविधान का कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है संविधान। राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी? भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति में संविधान क्या करता है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और संविधान, लोकतंत्र व्यवस्था में संविधान सारे अधिकार नागरिकों में केंद्रित करता है और उन नागरिकों के द्वारा ही चयनित प्रतिनिधि वहां पर चुन के आते हैं संविधान में, संसद में। और उन संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उस देश को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है, जिस तरह से वर्तमान में हमारे भारत में हो रहा है। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। अर्थात देखिए, 5 तरह से समानता का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यह भारतीय संविधान का क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों का भी क्या करता है? संरक्षण करता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक धर्म को मानने वाले, एक वर्ग को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं। तो संविधान, कुछ लोग अल्पसंख्यक होते हैं तो उनके अधिकारों का कोई हनन ना हो, उनके अधिकारों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। तो संविधान इस बात का क्या करता है? संरक्षण करता है। तो संविधान एक ऐसा प्रारूप है जो किसी भी देश को चलाने के लिए एक निश्चित दिशा प्रदान करता है और यही दिशा जो हमारे देश को है वो आगे की प्रगति के पथ पर ले जाती है। तीसरा उद्देश्य क्या है संविधान का? संविधान नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता की भी क्या करता है? रक्षा करता है। तो संविधान सभी नागरिकों को संरक्षण देगा, संविधान हमारे देश की स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा। इस तरीके से हमारे देश का संविधान क्या किया गया है? तैयार किया गया है। अब हम बात करें कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण हैं, 1940 में गठित संविधान सभा में लगभग 300 लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में, निर्मित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया गया है। यानी कि संविधान बताता है, हमारे संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था तो लोकतांत्रिक समाज किस तरह से बनाया जाए, तो उपरोक्त बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। सबसे पहली बात है संघवाद पर उन्होंने ध्यान दिया। संघवाद क्या होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होंगी, जैसे कि स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए स्थानीय सरकार जिसमें पंचायती राज आता है, राज्य स्तर की समस्याओं के लिए राज्य सरकार, और केंद्र की समस्याओं के लिए केंद्र सरकार। केंद्र स्तर पर चलाने के लिए केंद्र सरकार काम करती है, और इन सभी के अपने अपने अधिकार होते हैं, अपने अपने विषय क्षेत्र होते हैं। तो उन सभी बातों पर क्या किया गया, हमारे संविधान में ध्यान दिया गया। संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। संसदीय शासन पद्धति का मतलब ये होता है कि संसद में बैठने वाले लोग, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और वे सांसद जो है वो दिल्ली में स्थित जो संसद है वहां पर आकर नीति निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ये जो इनका चयन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी कि वर्तमान समय में, पहले था 21 वर्ष के बाद वोट डाल सकते थे, और अब वर्तमान समय में 18 वर्ष के बाद वोट डाल सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर सांसदों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो इन सभी बातों को हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। आगे हम बात करें, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम वोट डालते हैं, और वोट डालने के आधार पर यह सांसद विधायक बनते हैं, इन्हीं से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। यह कानून बनाने का निर्माण करता है। ये विधायिका के लोग क्या करते हैं, कानून बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इस कानून को संचालन का कार्य करती है कार्यपालिका, जिसमें प्रशासनिक लोगों का समूह होता है, नौकरी पेशा लोगों का समूह होता है। यह कानून को लागू करना व शासन चलाने का काम करते हैं। न्यायपालिका में न्यायालय एवं न्यायाधीश होते हैं। यह सरकार की सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए होते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, जिससे कि विधायिका और कार्यपालिका इसमें नियंत्रण न लगा सकें। यदि कोई स्थिति ऐसी आती है कि लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका गलत कार्य कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उन कार्यों पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। इन तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग हैं, प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। तो न्यायपालिका अपना कार्य करती है, विधायिका अपना कार्य करती है, और कार्यपालिका अपना कार्य करती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर भी ध्यान दिया गया है। मौलिक अधिकार, इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा या आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक इन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकता है, यानी कि किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हैं जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस बात से अर्थ यह है कि कोई भी संस्था या कोई भी सरकार यदि कानून बनाएगी तो वह ऐसा कभी कानून नहीं बनाएगी जिसमें मौलिक अधिकारों का क्या हो, किसी का हनन हो या उल्लंघन हो। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमेशा सत्ता में जो सरकार है वह मौलिक अधिकारों का क्या करती है, निर्माण करती है। देखिए, संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता के अधिकार से अर्थ यह लगाया गया है, देखिए पुस्तक में कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वो आगे वाली क्लासों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो जो क्लास 8 की एनसीईआरटी की पॉलिटी वाली जो पार्ट है उसमें जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो समानता के अधिकार का अर्थ ये होता है कि सभी लोग कानून के समक्ष क्या हैं, समान हैं। इनमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार को विवेचना की गई है कि अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश में किसी भी भाग में आने जाने, कोई भी व्यवसाय या पेशा या कारोबार करने का उनको अधिकार है। शोषण के विरोध का अधिकार कहता है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना भी क्या है, अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का भी क्या है, उनको अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहता है कि धार्मिक या भाषाई या सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अगला है छठवां जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार का ये अर्थ ये है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में क्या कर सकता है, जा सकता है, रिट लगा सकता है।
अगली जो बात है संविधान के निर्माण में जो ध्यान रखा गया वह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, और वह राज्य क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। अर्थात कि कोई भी सरकार या कोई भी राज्य, या राज्य का अर्थ हमारे देश की सीमाओं से है, कि किसी एक विशेष धर्म को हमेशा बढ़ावा नहीं देंगी, वह सभी धर्मों का क्या करेंगी, सम्मान करेंगी। आगे हम बात करें, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये भी पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात करते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें प्रथम जो सरकार, अंतरिम सरकार जो बनी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जयराम दास दौलत राम को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, जॉन मथाई को वित्त मंत्री बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, और बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। तो इस तरीके से विभागों का उसमें क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो सामान्यतः यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी का जो अध्ययन है वो बहुत जरूरी होता है, और किसी भी लाइन से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस पूरे अध्ययन को हमने छोटे से समय में यहाँ पर रिवाइज किया है। अगर इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे, इस क्लास में ये क्लास आपको याद हो जाएगी, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा, और थोड़े से समय में ही आप उसका रिवीजन कर सकते हो। तो ये सभी, यह जो क्लासेज हम चला रहे हैं, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो निकट भविष्य में कोई तैयारी करनी है, या बहुत फास्ट रिवीजन यदि किसी को करना है, तो उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी एनसीईआरटी की जो श्रृंखला है, उनके अन्य विषयों की भी क्लासेज हैं, उनको आप देखिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।